ठीक है, चलो पेज नंबर 54 पे आ जाओ। ऑल्टरेशन ऑफ चार्टर डॉक्यूमेंट्स, देखो है उसी चैप्टर का पार्ट, लेकिन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के बारे में समझाया कि एग्जैक्टली है क्या, और अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन अगर आपको करना हो तो वो ऑल्टरेशन कैसे करेंगे उसके बारे में बात होगी। तो जितने भी क्लॉजेस के बारे में हमने पढ़ा उनमें डेटा चेंज हो सकता है, कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस शिफ्ट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स में कुछ एड ऑन हो सकता है, कैपिटल चेंज की जा सकती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन ये सारी चीज़ों को आपको किस तरीके से करना होगा, प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर के ऊपर यहाँ पे बात होगी। तो एक एक करके शुरू करते हैं, प्रोसीजर में देख लेते हैं। देखो इंट्रोडक्शन तो पूरा रिपीट है, उसमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, वही टेबल्स और वही क्लॉजेस के बारे में बात हो रही है जो ऑलरेडी हमने देख लिया। हम डायरेक्ट ऑल्टरेशन की बात कर लेते हैं। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, उसके लिए जो टॉपिक है दैट इज सेक्शन नंबर 13 जो फर्स्ट रेफरेंस में आ रहा है। लैंग्वेज के साथ बता देता हूँ आपको करना क्या है इसमें। इट प्रोवाइड्स दैट सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61 में जो बोला है उसको ध्यान में रख के चलना है। अ कंपनी मे बाय स्पेशल रिजोल्यूशन आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन ऑल्टर द प्रोविजंस ऑफ इट्स मेमोरेंडम। तो इन शॉर्ट स्पेशल रिजोल्यूशन पास किए बिना आप मेमोरेंडम में चेंजेस नहीं कर सकते, ये पहली रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई। इसके बाद मेमोरेंडम में बी ऑल्टर्ड इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स, आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो तो वही क्लॉजेस के नाम लिखें, ये सारे क्लॉजेस में चेंजेस हो सकते हैं, इतना बताया। फिर बोला द प्रोविजंस और कंडीशंस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 4 और एनी अदर स्पेसिफिक प्रोविजंस कैन बी ऑल्टर्ड बाय फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। अगेन जनरल पॉइंट, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर इज डिमांडेड, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे तो नॉन कंप्लायंस होगा, उसकी पेनल्टीज फेस करनी पड़ेगी। सबसेक्शन 6 provides that a company shall, in relation to any alteration of its memorandum, file with registrar the special resolution passed by the company। वो हमने ऊपर भी देखा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास तो करना ही है, और स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते ही आरओसी में सबमिशन की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ जाती है, वही अपना MGT 14 विद इन 30 डेज, वो कंप्लाइट मतलब कंप्लायंस जो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें और कोई ऑप्शन नहीं। सबसेक्शन 10 में नो ऑल्टरेशन मेड अंडर दिस सेक्शन शैल हैव एनी इफेक्ट until it has been registered in accordance with the provisions of the said section। implied है ऑल्टरेशन कर दोगे तो आरओसी में अपडेट करना पड़ेगा, जब तक आप वो आरओसी में अपडेट नहीं करोगे आपका ऑल्टरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा, ये भी क्लैरिफाई कर दिया, तो ये आपको रूल फॉलो करना है। फर्दर एनी ऑल्टरेशन in the case of a company limited by guarantee not having share capital purporting to give any person a right to participate in the divisible profits of the company otherwise than as a member shall be void। मेंबर के तौर पे आप प्रॉफिट शेयरिंग दे सकते हो डिविडेंड के फॉर्म में, अदरवाइज के और फॉर्म में अगर आप प्रॉफिट शेयरिंग दोगे तो वॉइड माना जाएगा। ए पर्टिकुलर कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, इनके लिए स्पेसिफिक बोला। तो दूसरी टाइप की कंपनी में अलाउ किया जा सकता है, इस कैटेगरी की कंपनी में अलाउ नहीं करेंगे। छोटा सा पॉइंट है, लेकिन केस में अगर कहीं यूज कर ले शॉर्ट क्वेश्चन में तो काम आ सकता है। फर्दर एनी ऑल्टरेशन ऑफ द मेमोरेंडम इन केस ऑफ अ कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल purporting to give any person a right to participate, सॉरी मैंने वापस पढ़ दिया, ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं। द प्रोसीजर फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ द कंपल्सरी क्लॉजेज और कंडीशंस ऑफ द मेमोरेंडम इज डिस्कस्ड इन डिटेल, तो वो तो हम आगे देख ही लेंगे। अब ये क्लॉज वाइज बात शुरू कर रहे हैं कि ऑल्टरेशन आपको कैसे करना है, वो एक एक क्लॉज के हिसाब से चलेगा। सबसे पहला जो क्लॉज अपन टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज नेम क्लॉज, डिटेल में समझाया हुआ है, इफ एंड देन वाली कंडीशंस हैं। तो टॉपिक इन आपको जो मिलेगा उसमें एग्जाम में इसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट आप इसको मार्क करके चल सकते हो। मल्टीपल कंडीशंस है ना, तो इसलिए कंटेंट उतना है अवेलेबल, ठीक है। पहला पॉइंट तो रिपीट कर दिया, स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करना पड़ेगा, और बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा अगर आप नेम में कुछ चेंजेस कर रहे हो तो। फिर आगे बोल रहे हैं कि अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, इन केस वेयर द चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी रिलेट्स टू द वर्ड एडिशन और डिलीशन ऑफ द वर्ड प्राइवेट टू द नेम ऑफ कंपनी कॉन्सिक्वेंट टू कन्वर्जन। देखो अगर आप कंपनी का मेन प्रीफिक्स या जो मेन नेम है वही चेंज कर रहे हो, कुछ भी नाम था ABC लिमिटेड था XYZ लिमिटेड कर रहे हो, इस सिचुएशन में ऐसा होगा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी है, स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करना है। लेकिन बोला कि अगर सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है कंपनी का पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, और फर्स्ट नेम सेम है, सिर्फ वो प्राइवेट वर्ड ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है, तो इतनी सी बात के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लोगे चलेगा, इंटरनली वो काम हो सकता है। तो ये दो वेरिएशंस यहाँ पे आ गए कि कब गवर्नमेंट को पूछना है कब नहीं पूछना है। आगे बोल रहे हैं वेयर एनी चेंज इन द नेम ऑफ अ कंपनी is made under given section, the registrar shall enter the new name in the register in place of old name and issue a fresh certificate। implied है नया सर्टिफिकेट नए नाम से इशू होगा, और जिस दिन सर्टिफिकेट इशू होगा तब से माना जाएगा कि इफेक्टिवली आपका नेम अपडेट हो गया, तो सर्टिफिकेट ही कंक्लूसिव एविडेंस रहेगा।
According to the rule, the change of name shall not be allowed to a company which has not filed annual returns or statements. ठीक है, आपकी तरफ से कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंसेस है, आपने एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं किए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किए, रिडेम्पशन का पैसा देना बाकी है डेट होल्डर्स को, आप ये सब नॉन कंप्लायंस करोगे और फिर फैसिलिटी मांगोगे कि आपको नेम चेंज करना अलाउ करे, तो वो अथॉरिटी आपको अलाउ नहीं करेगी। बोले पहले अपने कंप्लायंस पूरे करो, फिर जो फैसिलिटी चाहिए हमसे मांगो, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे। तो ये रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। प्रोवाइडेड द चेंज ऑफ नेम शैल बी अलाउड अपॉन फाइलिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और मेकिंग पेमेंट, वो तो इम्प्लाइड है। An application shall be filed in form INC 24 along with the fees for change in the name of a company, and a new certificate of incorporation in form INC 25 shall be issued to the company consequent upon change of name। तो ये सिर्फ फॉर्म फाइलिंग की बात हो रही है। फॉर्म नंबर अगर आपको याद रहता है तो इस आंसर में आपका एक पॉइंट वैल्यू एडिशन हो जाएगा, नहीं याद है तो फिर कोई बात नहीं, आप इग्नोर करो या प्रिस्क्राइब फॉर्म नंबर लिख के छोड़ दो, वो भी समझ जाएंगे। आपको फॉर्म नंबर याद नहीं है, उसके जो मार्क्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो याद रहता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इट इज़ ओके। तो सेक्शन 13 में जो ये नेम चेंज की बात हो रही थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब उसके नीचे जो पॉइंट है ना वो सेक्शन 16 है, इसलिए मैंने आपको बोला कि मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हो रही है। 13 में हमने देखा कि आप अपनी कंपनी का नाम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हो या फिर वो पब्लिक टू प्राइवेट या प्राइवेट टू पब्लिक हो रहा है। 16 वाली सिचुएशन में उल्टा है, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आपको चेंज करना पड़ रहा है गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, बिकॉज आपका नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से रिजेंबल हो रहा है, आइडेंटिकल है, किसी और कंपनी ने ऑब्जेक्शन रेज किया या किसी के ट्रेडमार्क के साथ मैच हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको ऑर्डर दिया गया है कि भाई नाम चेंज करो। तो ये जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो सेक्शन 16 में है, और जब वॉल्यूंटरीली आप अपनी कंपनी का नाम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हो तो वो सेक्शन 13 में। तो रेफरेंस का सेक्शन ही टोटली डिफरेंट है, वो कोट करोगे तो अच्छी बात है। क्लियर? देखें और क्या टाइम लिमिट और वो सब बोला, रीजन तो मैंने आपको बता दिया। द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी कंप्लाइड विथ बाय द कंपनी विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 महीने का टाइम आपको मिलेगा, उतने ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप नेम अपडेट कर दो, और फिर उसके बाद जब आपने नाम चेंज कर दिया, नया नाम ऑब्टेन कर लिया, तो इट शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ सच चेंज गिव नोटिस ऑफ द चेंज टू रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हु शैल कैरी आउट नेसेसरी चेंजेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर जब आपके पास आया, आपने नया नाम सोच लिया, डॉक्यूमेंट्स में अपडेट कर दिया, 15 days के अंदर आरओसी को इन्फॉर्म करो, डॉक्यूमेंट्स नए वाले सबमिट करो, मेमोरेंडम आर्टिकल सब जगह विद न्यू नेम, और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी अटैच करो और उनको बताओ कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है इसलिए अपना नाम चेंज किया और ये रहे सारे डॉक्यूमेंट, अब आप आरओसी के रजिस्टर में इसको अपडेट कर दो और हमें नया सर्टिफिकेट इशू कर दो। तो यहाँ पे वो गवर्नमेंट वाला जो पॉइंट है ऑर्डर वाला, वो एडिशनल हो गया। ऊपर सेक्शन 13 में तो वॉल्यूंटरी था, वहाँ गवर्नमेंट के ऑर्डर की जरूरत नहीं थी, अप्रूवल की जरूरत थी, तो आप सामने से गए ना कि हमें नाम चेंज करना है। और 16 में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट सामने से है कि भाई नाम चेंज करके हमें इन्फॉर्म करो। आया समझ में? ये कंडीशन है। तो दोनों सेक्शंस जो है वो अलग सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। डिफॉल्ट करोगे तो फाइन लगेगा, बॉक्स के अंदर वो फाइन पेनल्टी दे रखी है। चेंज इन द नेम इन्वॉल्व्स ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, इम्प्लाइड है कंपनी का नाम चेंज करना, दैट रिजल्ट्स इन द ऑल्टरेशन। ठीक है, मेमोरेंडम में आपका कंपनी का नाम लिखा होता है तो वो हटाना पड़ेगा, नया नाम एंटर करना पड़ेगा, तो हो गया ऑल्टरेशन। मेमोरेंडम को ऑल्टर किए बिना ये पॉसिबल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट में कुछ भी नया नहीं। मेथड ऑफ चेंजिंग द नेम वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पब्लिक टू प्राइवेट, प्राइवेट टू पब्लिक, या फिर मेन नेम चेंज कर दिया ABC टू XYZ, वो तो हमने देख ही लिया, सेम पॉइंट है। अब देखो प्रोसीजर आ रहा है, जो बात हमने पीछे देखी उसको एक प्रोसीजर के फॉर्म में उन्होंने स्टेप वाइज समझाया। अब लिमिटेशन ये होती है कि प्रोसीजर का ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, हेड पॉइंट्स आपको ध्यान रखने और उसी फ्लो में समझाना पड़ेगा। ज़्यादा ऊपर नीचे और रैंडमली लिखोगे तो मार्क्स भी कट होंगे। ठीक है, प्रोसीजर में कभी भी ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते कि कोई भी स्टेप पहले कर दिया, जो ऑर्डर है वो तो स्पेसिफिक रहने ही वाला है। यहाँ देख लो, सबसे पहले नेम चेंज करने के लिए बोला बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, इम्प्लाइड है, पहले मैनेजमेंट तो डिसाइड कर ले, फिर वहाँ बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे। बोर्ड रिजोल्यूशन में कंपनी सेक्रेटरी या डायरेक्टर को अथॉरिटी दी जाएगी कि आरओसी में अप्लाई करना है, तो आप फॉर्म और वो सब भर के फॉर्मेलिटीज कर लेना। फिर अब डिसाइड हो गया नाम चेंज करना है, तो नेम अवेलेबिलिटी भी तो ढूंढनी पड़ेगी। तो सेकेंड स्टेप वो होगा ना, सीकिंग नेम अवेलेबिलिटी फॉर द प्रपोज न्यू नेम फ्रॉम आरओसी। तो वही RUN वाला जो फॉर्म अपने देख रहे थे, रिजर्व यूनिक नेम वाला, तो उस पर आप चेक कर लो नाम अवेलेबल है या नहीं। अगर है तो रिजर्व करवा लो, उसके लिए फीस बोली हुई है, और आपको पता है कि इस सिचुएशन में नाम जो रिजर्व रहेगा 60 days के लिए रहेगा। एग्जिस्टिंग कंपनी अगर नाम चेंज कर रही है तो वो नीचे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है। अब नेम ढूंढ लिया, रिजर्व करवा लिया, फीस पे कर दी, अब मांग लो आरओसी से अप्रूवल और नेम अवेलेबिलिटी का लेटर जो है उनसे इशू करा लो। अब इसमें जो अंदर इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं उसमें वो 60 days और 20 days वाली बात लिखी है, और अमेंडमेंट के बारे में बोला है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था कि न्यू कंपनीज जब फर्स्ट टाइम नाम रजिस्टर कराती हैं तो 20 दिन तक नेम रिजर्व रहता है।
एग्जिस्टिंग कंपनी नाम चेंज करती है तो 60 डेज तक रिजर्व रहता है। पहले दोनों कंडीशन में 60 डेज का ही ड्यूरेशन था, फिर अमेंडमेंट करके न्यू कंपनी में इन्होंने 60 का 20 कर दिया। तो वो बात यहाँ पे लिखी हुई है, अमेंडमेंट का रेफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसमें आगे जो स्टेप्स लिखे हैं वो 60 डेज 20 डेज के बाद उसमें वही बोला है कि बोर्ड मीटिंग हो गई है, वहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया है, उसके बाद आरओसी की वेबसाइट पे जो नाम चेक करना था वो भी कर लिया है, नेम अप्रूवल मिल चुका है आरओसी से, अब आगे के स्टेप्स करने। तो अब इसमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है, वो तो हमें पता ही है, तो आपको ऑर्डर पता है, बोर्ड रिजोल्यूशन, नेम अवेलेबिलिटी चेक करना, आरओसी से नेम रिजर्व करवा लेना, फिर शेयर होल्डर्स को बुलाना कि भाई आ जाओ स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर दो ताकि हम अपडेट करवा सके नाम को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ईजीएम रखनी पड़ेगी, ईजीएम रखनी है मतलब नोटिस भेजना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो आपस में कनेक्टेड है, नोटिस भेजो, उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच करो, मेंशन कर दो कि एजेंडा क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, और आपको वोट करने के लिए कौन सी डेट कौन से टाइम पे आना है, किस लोकेशन पे आना है, तो ये सब उनको आप अपडेट कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद अच्छा नोटिस वाली बात तो मैंने आपको बता दी, ईजीएम होल्ड करना है ऑल। फिर आरओसी में डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दो कि भाई हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया, उसके लिए फॉर्म नंबर वही अपना MGT 14 जो यहाँ पे लिखा है, टाइम लिमिट सेम 30 डेज। MGT 14 को सर्टिफाई कराना पड़ेगा, तो अपने लिए अच्छी बात है। ये सब करने के बाद जब आरओसी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी कि हाँ ये सब फाइल कर दिया है, अगर सब सही है तो फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू हो जाएगा, और उसका फॉर्म नंबर है INC 25, जिस फॉर्मेट में आपको नया सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये पीछे भी वही फॉर्म आ रहा था। अब इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी कंपनी की कि वो सब लोगों को इन्फॉर्म करे कि नाम चेंज हो गया है। बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, CDSL, ये आपको पता है। बाकी भी जो आपके लिए जो भी और रेगुलेटरी ऑफिसर्स या अथॉरिटीज़ हैं, अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपके एरिया के फैक्ट्री इंस्पेक्टर होंगे। प्रोविडेंट फंड का अकाउंट चल रहा है एम्प्लॉयज़ का, तो जो कमिश्नर होंगे उनको इन्फॉर्म करो। और भी लोग हो सकते हैं, रॉ मटेरियल सप्लायर्स, कस्टमर्स, बैंक्स, हर जगह नाम चेंज कराना पड़ेगा ना, बिलिंग होगा, बैंक अकाउंट में नाम होगा, सब जगह चेंज होगा, तो सबको अपडेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की रहेगी। नया कॉमन सील बनवा लो, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर चेंजेस करवा लो, वो सब बेसिक बातें हैं। साइन बोर्ड्स, नेम बोर्ड चेंज करवा लो, हर रिकॉर्ड में हर जगह अपडेट कर दो। मेमोरेंडम आर्टिकल्स की पुरानी कॉपी मत बांटना आप किसी को, नए नाम वाली कॉपी देनी पड़ेगी, ये इम्प्लाइड हो गया। और वो 2 years वाला पॉइंट लास्ट में आ गया जो हमने पहले भी देखा, कंपनी का नेम चेंज होगा तो 2 साल तक हर जगह डिस्प्ले करना पड़ेगा, फॉर्मरली नोन एज करके फर्स्ट नेम लिखना पड़ेगा कि पहले क्या था। इफेक्ट चेंज का जो इफेक्ट है वो कुछ खास नहीं है, बाकी चीजें तो वैसे ही रहेंगी। इफेक्ट ऑफ चेंज में उन्होंने बोला कि लीगल लायबिलिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर आप कंपनी का नाम चेंज कर लेते हो तो आपके खिलाफ जो कोर्ट केस चल रहे हैं, NCLT में हियरिंग चल रही है, वो सब बंद हो जाएंगी, चलती रहेंगी। भले पुराना नाम के बदले नया नाम आ जाएगा, लेकिन लायबिलिटीज से आप बच नहीं सकते हो, ये इम्प्लाइड बात हो गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो रिपीट है, रूल 33A जो लिखा है ना, वो सेक्शन के 7 का रूल है। आप पढ़ के देखोगे तो उसमें आपको सारे पॉइंट सेम मिलेंगे, वही फॉर्म नंबर, टाइम लिमिट जो मैंने आपको बताई एग्जैक्टली सेम है। तो इसमें आपको अभी कुछ नया यहाँ पे पढ़ने को मिलने वाला नहीं। तो यहाँ तक आते आते आपका नेम क्लॉज वाला पॉइंट कंप्लीट है। बोलो कोई क्वेरी है यहाँ तक, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ। क्लियर? अब नया क्लॉज फिर अपने कल से स्टार्ट करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस वाला। आज के लिए इतना इनफ।